हरे कृष्णा। सभी स्वजाति भाइयों को एवं बहनों को मेरा प्रणाम। आप में से बहुत से लोग मुझे शायद पहचानते होंगे और बहुत से लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पहचानता हूँ। और धीरे धीरे ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलेंगे। कोई कहीं से भी हो, कोई हमारे आसपास का है या दूर से, अगर ऐसे ही राज सर जैसे लोग लगे रहे तो हम सब एक दूसरे को जानने लगेंगे। मैं मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं नगर पंचायत चित्रकूट, डिस्ट्रिक्ट सतना के एक गांव वार्ड नंबर 14 से चौबेपुर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुनील तोमर, मेरे पिताजी का नाम श्री कल्लू प्रसाद तोमर, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल मेरे गांव चौबेपुर से ही हुई। और इसके बाद आप चित्रकूट आते होंगे तो यहाँ परिक्रमा मार्ग में कामता नाथ जी के नीचे एक स्कूल है। यहाँ मैं अपने गांव से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो साइकिल चला के आता था और शाम को वापस जाता था यहाँ से। और यहाँ से इंटर करने के बाद मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ और मैंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री किया। इसके बाद मैंने दिल्ली से बैचलर इन ऑप्टोमेट्री किया और मुंबई से मास्टर इन ऑप्टोमेट्री किया। तो बहुत से लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और बहुत सारी बातें आज हम लोग करेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा मेरा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं मुंबई में भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में जब जॉब करता था, वो इस्कॉन संस्था, हरे कृष्णा हरे रामा वाली संस्था है, उसका हॉस्पिटल था भक्ति वेदांता हॉस्पिटल। तो हम लोग संडे को वहाँ सामने मंदिर में जाते थे, वहाँ लेक्चर प्रवचन सुनते थे, प्रसाद पाते थे और फिर अपना काम करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह वहाँ लेक्चर चल रहा था तो एक ब्रह्मचारी प्रभु जी लोगों को बता रहे थे। वो क्या बता रहे थे कि ये नरक लोक कौन जाता है, स्वर्ग लोक कौन जाता है और भगवत धाम कौन जाता है। तो प्रभु जी ने उसके बारे में काफ़ी चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो प्रभु जी ने बताया जैसा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, जैसे दान करना, लोगों को जैसे पानी की व्यवस्था करना, या ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, वो स्वर्ग लोग जाते हैं। वो स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए ऐसे काम करते हैं। और जो लोग पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, वो नरक लोग जाते हैं। और जो भक्त लोग होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान के धाम जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, गौलोक धाम जाते हैं, वैकुंठ लोग जो भी बोला जाता है। तो उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद उन्होंने श्रोताओं से प्रश्न किया कि आप में से हाथ उठाइए, कौन कौन नरक लोक जाना चाहता है। किसी ने हाथ नहीं उठाया। उसके बाद प्रभु जी ने बोला, आप में से बताइए कौन कौन स्वर्ग लोक जाना चाहता है। तो कई लोगों ने हाथ उठाया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन कौन भगवत धाम जाना चाहता है। तो ज़्यादातर भक्त ही थे और भगवान के धाम तो सभी जाना चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर किया। प्रभु जी ने देखा, ऑब्जर्व किया, सामने एक छोटा बच्चा बैठा है, उसने हाथ ऊपर नहीं किया। प्रभु जी ने उससे पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उसने नाम बताया। इसके बाद पूछा कि आपने हाथ ऊपर नहीं किया, आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं? तो वो छोटा बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि प्रभु जी, मेरी मम्मी ने बोला है कि लेक्चर के बाद प्रसाद लेके सीधे घर आना है। तो इससे क्या है कि फिर प्रभु जी ने उसको अलग से थोड़ा समझाया, उसको बताया। उसको लगा अभी गाड़ी मंगा के प्रभु जी अभी बिठा के ले जाएंगे। तो क्या होता है, श्रोता जो होते हैं वो सबकी समझ अलग अलग होती है।
कोई आसानी से वही बात समझ जाता है। जैसे स्कूल में हमने देखा होगा, बहुत लोग टीचर होंगे हम आप में से, तो वो देखते हैं हर स्टूडेंट तो सब वही है, लेकिन सबकी समझ अलग अलग होती है। कोई वही चीज़ एक बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में समझता है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है, कोई समझता भी नहीं। तो ऐसे अलग श्रोता में अलग अलग होते हैं समझ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बातों को समझेंगे और मेरा साथ देंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपनी बातें समझा सकूँ। तो जैसा कि अभी ये कोरोना काल चल रहा था, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, या किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूँगा आप जल्दी से ठीक हो, स्वस्थ हों। तो अभी इसके बाद एक डिसीज आई है, आपने सुना होगा, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस बोले तो ब्लैक फंगस हमारे आसपास वातावरण में ही रहता है, और ज़्यादातर नम स्थानों में। आपने देखा होगा, हमारे गांव की भाषा में या जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं फफूंद, भुंडा। आपने देखा होगा बहुत लकड़ियों में या फल सब्जियों में। आप हमारे फ्रिज में भी, आप फ्रिज के अंदर देखेंगे तो काला सा, हरा सा या भूरा सा अलग अलग कलर का वो जमा हो जाता है गंदगी। हमको नियमित रूप से उसको साफ करते रहना चाहिए, और ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कटे फल सब्जी बहुत कम यूज करना चाहिए, बहुत कम रखना चाहिए उसको। तो जैसे ब्लैक फंगस क्या होता है, हमारे वातावरण में ही स्थित होता है, अलग अलग कलर का होता है, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, ब्राउन फंगस। तो अभी जैसे कोरोना में बहुत लोग एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और उनकी लंबी दवाएं चली, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन लगा था। तो उसमें क्या होता है कि स्टेरॉइड दवा ज़्यादा चली लोगों की, और उसके कारण क्या बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, और इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है स्टेरॉइड देने से। और शुगर लेवल बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाता है, मिठास ज़्यादा हो गई, तो इम्यूनिटी पावर ओवर कम हुआ, तो ये जो वातावरण का ब्लैक फंगस है ये अटैक करता है सब पे। लेकिन जो स्वस्थ आदमी है, क्या इसके पहले आपने ब्लैक फंगस कभी सुना नहीं होगा, होता था लोगों को। बहुत से पेशेंट आते थे हमारे पास भी आंखों की समस्याएं लेकर, तो बहुत कम, लाखों में एक पेशेंट। लेकिन अब क्या, इम्यूनिटी पावर कम हुई लोगों की, तो जो कोरोना होने के कारण अभी डिस्चार्ज हुए हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं ब्लैक फंगस के। बाकी जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जैसे जिनकी कोई सर्जरी हुई है, कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, या कोई भी आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कैंसर का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट का स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा चलता है। शुगर का पेशेंट है, तो उन लोगों को खास सावधानी रखनी है। और इसके क्या समानता लक्षण क्या हैं कि ये हमारे साइनस को, आँख के ऑर्बिटल को, और प्रथम चरण में, और दूसरे चरण में आँखों को, और थर्ड चरण में ये हमारे माइंड को, दिमाग को इन्फेक्टेड करता है। तो हम लोग को देखना है, अगर हमारे नाक जाम हो रही है, बंद हो रही है, नाक से खून या ब्लैक कलर का कोई गंदगी निकल रही है, आँखों की सतह भी ब्लैक ब्लैक सी हो रही है, तो हमें डॉक्टर से मिलना है। और इसके साथ क्या, सेकंड चरण में जब ज़्यादा हो जाता है, आंखों में सूजन आती है, पलकों में सूजन आती है, फेस, एक साइड का फेस शून्य पड़ने लगता है, और सूजन आती है फेस में भी, किसी के दांत भी हिलने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और फिर सिर दर्द होता है। और अगर वो फेफड़े में गया, फेफड़े में भी इन्फेक्टेड होता है, तो सीने में दर्द होगा, हल्का बुखार होगा, और इसके साथ सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसमें ब्लैक फंगस में। और इसका बचाव यही है कि टाइम से अगर कुछ ऐसा हमें लक्षण, साइन, सिम्टम्स दिखते हैं, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारा सर दर्द कर रहा है, हमको लगा रहे ब्लैक फंगस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ हो रही हैं, कुछ तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाइए, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसके बाद आँखों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे आँखों में बहुत से रोग होते हैं, हजारों टाइप के रोग होते हैं छोटी सी आँख में। जैसे हम लीड से ले लें, ये पलकों से,
तो पलकों में बहुत सारी होती हैं समस्याएं। ब्लेफराइटिस होता है, डेंड्रफ होता है इसमें, फिर लिड में इन्फेक्शन होता है। और इसके बाद हमारी ये कॉर्निया पुतली में अगर कुछ घाव लग गया, कंजक्टिवाइटिस होता है जो सामान्यतः लोग बोलते हैं आँख आना। ये एलर्जिक हो सकता है, मौसमी हो सकता है, या एलर्जी के कारण भी होता है। उसमें क्या खुजली, जलन, आंखें लाल होना, ये सब समस्याएं उसमें भी होती हैं। और उसके बाद अगर ज़्यादा घाव हो गया, कुछ लग गया, तो पुतली में भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सर हो सकता है। और इसके बाद कंजक्टिवाइटिस होता है कंजक्टाइवा में। इसके बाद कैटरेक्ट, मोतियाबिंद सामान्यतः 50 की उम्र के बाद होता है, ये एज रिलेटेड होता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई ज़्यादातर। और किसी को अगर चोट लग गई और वो चोट ज़्यादा लगी, आँख में लेंस में उसका इफेक्ट गया, तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद बोले तो कैटरेक्ट क्या होता है, हमारे आँख के अंदर एक लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। लाइट आती है कॉर्निया से, लेंस से होकर, लेंस क्या उसको कन्वर्ट करता है आंखों में पीछे पर्दे में फोकस करने के लिए। आप में से साइंस वाले जो होंगे उनको पता होगा कि जब वो फोकस करता है रेटिना पे, तो वहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो फिर हमको जाके सीधा फिर दिखता है रिफ्लेक्ट होके। तो उसमें क्या है, ये कॉर्निया का, इसके बाद लेंस का क्या है, एकोमोडेशन पावर होता है। आपके जो लेंस होता है हमारा नेचुरल लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, उसमें एकोमोडेशन पावर होता है, मतलब फैलने सिकुड़ने का, कितना दूर का देखना है, कितना पास का देखना है। और इसके अलावा एक ये जो काली पुतली होती है, इसमें एक प्यूपिल होता है, होल होता है। तो वो क्या करता है कि आप देखे होंगे कभी कभी अचानक हम लाइट से या धूप से अंधेरे में जाएंगे तो थोड़ी देर नहीं दिखता है हमको, थोड़ी देर बाद वो एडजस्ट करके पुतली क्या है कि वो पुतली धूप में सिकुड़ी रहती है कि लाइट कम जाए आँख के अंदर लाइट में। और जब अंधेरे में जाते हैं हम लोग, तो पुतली फिर अंधेरे में क्या करती है, लाइट ज़्यादा जाने के लिए फैल जाती है, तब थोड़ा दिखता है। ऐसे अंधेरे से अचानक हम धूप में जाएंगे तो थोड़ी देर चकाचौंधी लगती है हमारी आंखों में, सहन नहीं होता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी पुतली सिकुड़ी, वो फैली हुई है। अंधेरे में देखने के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती, इसलिए फैली रहती। और जब धूप में जाती ज़्यादा लाइट लगती तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सिकुड़ने में, एडजस्ट करती। तो हमें क्या होता है, उसमें चकाचौंधी लगती। ये समान प्रक्रिया, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है। तो पुतली से वो वही लाइट लेंस में जाती है। अब लेंस जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, उसमें अगर कहीं चोट लग गई तो भी वो पारदर्शिता उसकी लॉस होगी ना, ट्रांसपेरेंसी लॉस होगी, तो उसी को मोतियाबिंद बोलते हैं। और उम्र के हिसाब से वो धीरे धीरे जब सफ़ेद होने लगता है, उसकी पारदर्शिता खत्म होने लगती है, तो फिर मोतियाबिंद बनता है उम्र के हिसाब से जो होता है। और कभी कभी छोटे बच्चों को भी हो जाता है, माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, कुपोषण के कारण। अगर सही पोषण नहीं मिला बच्चों को माँ के पेट में, तो भी चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है ये। और चोट की भी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को कुछ गलत चीज़ें डाल लेते हैं आँख में। बच्चों से दूर रखनी चाहिए हमें ऐसी चीज़ें, जैसे मोर्टीन वगैरह, कुछ लिक्विड है, कुछ रसायन है, केमिकल है, ऐसी चीज़ें दूर रखनी चाहिए बच्चों के पहुँच से। और इसके बाद मोतियाबिंद हो गया, चोट के कारण भी प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा होता है, समल वायु। उसमें क्या होता है, आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, जो आँखों की नसों को डैमेज करता है। जहाँ पिक्चर बनती है वहाँ बहुत सारी नसें होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो डैमेज करने लगता है प्रेशर बढ़ने का। जैसे हमारे बॉडी का आपने देखा होगा, सब लोग ब्लड प्रेशर चेक कराते, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो तकलीफ होती है। तो इसी प्रकार से हमारे आँखों के अंदर का एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर अगर कम हुआ तो प्रॉब्लम, ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, तो वो समल वायु हो गया। इसके बाद जिसको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज के कारण क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस होते हैं। अब रेटिना जो होता है, पीछे जहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर बीमारियाँ जो हो गई, पहले तो पेशेंट को पता नहीं लगती, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसमें फिर वो रोशनी जितनी उतनी बचाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें ज़्यादा रोशनी कम ना हो, ज़्यादा डैमेज ना हो, वो देखते हैं, फिर उसमें रोशनी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि, और इसके बाद क्या होता है, रेटिना में बहुत सारी बीमारियाँ, उसके रीजन भी होते हैं। जैसे हम तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे ये डायबिटीज़ के कारण होगा गया डायबिटिक रेटिनोपैथी। वैसे टोबैको एम्ब्लायोपिया होता है। एम्ब्लायोपिया बोले तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी एक आँख में चश्मे का नंबर है, बचपन से होता है ये बीमारी,
एक आंख में चश्मे का नंबर है, एक आंख पूरा देख रही है, नॉर्मल है। तो क्या होता है कि बचपन पता नहीं चलता है, क्योंकि एक दोनों आंख की नज़र कमज़ोर हो तो थोड़ा पता चले, एक आंख की नज़र कमज़ोर है, एक की नॉर्मल है, एक आंख से वो पूरा देख रहा है, कभी वो आंख बंद करके तो देखता नहीं है, न घर वाले जल्दी ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो आंख सुस्त हो जाती, दूसरी आंख, क्योंकि वो पूरा नहीं देख रही। उसमें चश्मे का नंबर भी हो सकता है, अगर चश्मा पहनेगा तो उसकी रोशनी पूरी आएगी, अगर चश्मा नहीं पहना, टाइम से पता ही नहीं चला बीमारी है उसको, और वो चश्मा नहीं पहना और हो गए 15 साल 20 साल हो गए, तो वो फिर सुस्त हो जाएगी। उसको हम लाइपिया बोलते हैं, मतलब सुस्त आँख। उसमें फिर अगर ज़्यादा गैप हो गया तो आँख की रोशनी आना मुश्किल होता है, वो वैसे रहे जैसे कोई नई मशीन हम लाते हैं ना, अब मशीन में खराबी कुछ नहीं, हम यूज ना करें, उसको रख दें, या यूज करते करते कुछ दिन के लिए रख दें, साल 2 साल, फिर अचानक चलाएंगे तो काम नहीं करेगी। वैसे आँख में होता है, वो सुस्त हो जाती है सब कुछ नॉर्मल बाहर से, लेकिन वो अंदर से नसें उसकी वीक हो जाती हैं, काम नहीं करेगा। और तो इसका इलाज ये है कि हम टाइम से, जैसे कई जगहों में क्या होता है, बच्चों का एडमिशन जब स्कूल में कराते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो हर साल वो चेक कराते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरी फैमिली हॉस्पिटल जाती है, पूरा बॉडी का चेकअप, नॉर्मल चेकअप कराते हैं बहुत लोग, तो वहाँ पता चल जाता है। लेकिन बहुत जगह डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम हुई। और आंखों के मामले में तो ऐसा देखा गया है कि घर पे ही पूरा ट्रीटमेंट करते हैं लोग, घर पे ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं ठीक हो गया तो चलो डॉक्टर के पास। उसमें क्या होता है, कोई भी बीमारी हो, XYZ कोई भी हो, बॉडी का किसी भी पार्ट की कोई भी बीमारी हो, अगर टाइम से बीमारी का पता लग गया और डॉक्टर भी अगर बीमारी का पता कर लिया तो उसका सही इलाज होगा, नहीं वो फिर अंदाज से दवाई देता रहेगा और चलता रहेगा। तो जब तक डायग्नोसिस बराबर नहीं होगा उसका इलाज बराबर नहीं हो सकता। तो अगर बीमारी पकड़ में शुरू में आ गई तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, कम खर्चे में ठीक हो जाती है। और वही अगर हम टाइम से नहीं दिखाए, बीमारी बढ़ गई तो फिर मुश्किल हो जाता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। और छोटे बच्चों का जैसे एट बर्थ जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनका भी आई चेकअप, वैसे हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती है तो होता है, कई जगह बड़े हॉस्पिटल्स में तो होता है, आई चेकअप होता है। लेकिन क्या छोटी जगहों पे या घर में डिलीवरी कराते हैं लोग तो उनका आई चेकअप नहीं होता। तो ऑब्जर्व करना चाहिए पेरेंट्स को, अगर वो चमकीली चीज़ों को, उसकी शुरू में वो क्या ऑब्जर्व करता है, कोई लाइट है, चमकीली चीज़ है तो बेबी क्या देखता है, उसको फॉलो करता है। कुछ दिन अगर हो गए, आप ऑब्जर्व किए, आप देखें कि वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, किसी चीज़ को नहीं देख रहा, लाइट को नहीं देख रहा है, या किसी चमकीले चीज़ को नहीं देख रहा है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब पहचानने लगते हैं घर के सदस्यों को, बच्चे उनको फॉलो करने लगते, किसी को नहीं देख रहा तो हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से आंखों में कई सारी डिसीज होती हैं, उनकी अलग अलग इलाज हैं, हमें डॉक्टर से मिलके उनका इलाज लेना चाहिए। और ये ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस अगर आपको ऐसा कुछ साइन सिम्टम्स लगते हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि अब ये कोरोना गया, अब इसकी लहर आने वाली ब्लैक फंगस की, भगवान करे कि किसी को ना हो। इसके बाद क्या आता है कि हम लोग जैसे राज सर, बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोग ना जानते होंगे, राज सर हो गए और राम बदन वर्मा जी हो गए, हमारे सतना के भूषण पूरन भारद्वाज सर हो गए, संजय भारद्वाज सर हो गए, और ककराहटी से हमारे शिवम जी हो गए, और बबेरू से संदीप जी हो गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोगों को जोड़ने का, एक लीडर का काम किया है। अभी ग्वालियर से हैं, हमारी कुछ मातृ शक्ति भी हैं, जैसे बहुत लोगों के काम हमने देख, जैसे सीधी में हमारे उत्तरा वर्मा जी हैं, और ग्वालियर में हैं बक्ता तोमर जी हैं, ऐसे अरे हमारे रीवा में पूजा वर्मा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर, क्या हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है समाज में। जो लीडर, क्या मेन लीडर क्या होता है कि जो अपने ग्रुप के लोगों की समस्याओं को समझे और उसे तुरंत सॉल्व करे। और क्या जो लीडर होता है, लीडर को ये पर्सनल पावर होता है, लीडरशिप इज एन पर्सनल पावर।
नॉट अ पोजिशनल पावर। पर्सनल पावर बोल तो जैसे अभिषेक बच्चन के पास क्या है, पोजिशनल पावर है, और अमिताभ बच्चन जी के पास क्या पर्सनल पावर है। हमारे राहुल गांधी जी के पास क्या है, पोजिशनल पावर, और महात्मा गांधी जी के पास क्या था, उनका पर्सनल पावर था। तो मीन्स लीडरशिप ये एक स्किल होती है, एटीट्यूड होता है, ये कोई जन्म से पैदा नहीं होता, हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ता, सीखना पड़ता है। ये एक स्किल है, हम सीख के प्रैक्टिस से हम अपने अंदर ऐसे स्किल ला सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जोड़ने में, लोगों को गाइड करने में, अपने समाज को आगे ले जाने में। ऐसे लीडर की ज़रूरत है हमारे समाज में। और जो स्टूडेंट हैं या कुछ करना चाहते हैं, जो हमारा यूथ वर्ग है, तो एक तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं अपने समाज नहीं, कई समाज में आजकल क्या है, सबसे बड़ी बीमारी कोई बात नहीं करना चाहता है, नशा। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो कोई ये गुटखा खाता था, जैसे राजश्री चलता है, तो राजश्री भी लोग खाते थे तो छुपा के खाते थे, या बड़े लोगों के सामने नहीं खाते थे। और आजकल देखने में क्या आता है कि छोटे बच्चे भी खा रहे हैं, बड़ों को भी खिला रहे हैं, ये तो राजश्री हो गया। इसके बाद फिर सिगरेट, शराब, बहुत जगह तो ये गोली, दवाई, क्या क्या खाते हैं। तो हमें अपने समाज को ये बुराई से बचाना है। शराब का सेवन करते हैं, इससे क्या है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहा है। बहुत लोग क्या है कि अभी उदाहरण क्या दूं, बहुत लोग सामने आते हैं ऐसे कि शराब जैसी बुराई से ग्रसित हैं, उनके परिवार टूट गए, और मतलब कि बहुत बुरा लगता है उनके परिवार की स्थिति देख के। और ये शराब से क्या परिवार बिगड़ता है, समाज बिगड़ता है, कई जिंदगियां बिगड़ जाती हैं। तो हमें दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से। क्या यूथ को तो दूर रहना चाहिए। यूथ का क्या है कि मेन क्या होता है, हमारा जो फ्यूचर है किस पे डिपेंड करता है, हमारी संगत कैसी है। हमें क्या है, हमेशा संगत ऐसे लोगों को करनी चाहिए जो सफल है, जो सफल है। हमें एक गोल, हमारी मतलब जीवन का एक गोल होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक दो। जिसके पास ज्यादा बहुत सारे गोल हैं उसके मतलब कि कोई गोल नहीं है। तो हमारे पास गोल होना चाहिए। हमें वो गोल में क्या, कौन हमें मदद कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमारे गोल में मदद कर रहा है, मदद नहीं कर रहा, कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या संगत हमारी कैसी होनी चाहिए, ये हमें डिसाइड करना। हमारा फ्यूचर इसी पे डिसाइड करेगा, हमारी संगत कैसी। अगर हम सफल व्यक्तियों के साथ खड़े होंगे, हमें मतलब वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, हम मूवी कौन सी देख रहे हैं, सीरियल क्या देख रहे हैं, हम कैसे लोगों से किस पास बैठ रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो ये हमारा फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। और क्या होता है कि आप जैसे ये लोकल ट्रेन है यहाँ मुंबई में रहा, मैं लोकल ट्रेन में देखा, लोकल ट्रेन में बैठने के लिए आपको, आप नए नए गए हैं, आपको इतनी भीड़ रहती है कि आप परेशान हो जाएंगे, आपको डर लगेगा हम अंदर कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे। तो जब हम शुरू में गए थे तो हमारा हॉस्पिटल तो बाजू में था, वहीं जॉब करता था, लेकिन कभी कभी काम से घूमने जाते थे, या जूहू टेम्पल जाते थे हम लोग, या कहीं भी घूमने जाते थे, गिरगांव चौपाटी जाते थे टेम्पल में। तो वहाँ क्या हमें ट्रेन में चढ़ना पड़ता था। तो शुरू में हमें एक दोस्त ने हमें बताया, प्रभु जी थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि प्रभु जी कुछ नहीं करना है, आप भीड़ में खड़े हो जाओ, वो लोग अपने आप आपको धक्का देके चढ़ा देंगे, और जब उतरना है तो गेट पे खड़े हो जाओ, उसके पहले जौन से स्टेशन में उतरना है, अपने आप धक्का देके आपको उतार देंगे। तो मतलब आप सफल लोगों के संगत में रहेंगे तो आपको वो जबरदस्ती धक्का देके सफल बना देंगे, और अगर जैसे लोगों के पास रहेगा वैसा ही आपको धक्का देके बना देंगे। तो मतलब कि हमारी संगत कैसी है, और हमें क्या है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हैं, और लोगों से मिलना चाहिए, सीखने की लगत होना चाहिए। मतलब कि अनपढ़ बोलते हैं ना कि अनपढ़ वो नहीं होता है कि जो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता।
अनपढ़ वो नहीं कि जो स्कूल नहीं गया, जिसको कुछ आता नहीं, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। बहुत से लोग देखे हैं कि डिग्री है उनके पास लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, दिमाग ही नहीं उनके पास। लेकिन बहुत लोग अनपढ़ हैं, गांव के लोगों को देखा है, लेकिन बहुत बढ़िया उनकी समझ होती है, उनके अंदर दिमाग होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है। तो मतलब कि अनपढ़ वो नहीं कि जो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। तो हमें कंटिन्यू मतलब कि अंदर भूख होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए एक तरह से। हम किसी के पास बैठे, एक छोटे बच्चे के पास बैठे, एक बूढ़े के पास बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये लालच होनी चाहिए कि इससे हम कौन सी बात सीख लें, हैं? कौन सी बात हम इससे सीख सकते हैं अपने फायदे की, हैं? अपने आगे बढ़ने के लिए। हमारे नाना जी थे, मेरा ननिहाल यहाँ चाक घाट के पास है, चंदपुर देवरा। तो वहाँ हमारे नाना जी थे, बहुत लोग जानते होंगे, उनका नाम था श्री सेवक राम। तो भगत भगत बोलते थे उनको। तो मुझे याद है वो बचपन में क्या बोला करते थे, वो वहाँ बूढ़े थे, डंडा लेके चलते थे, लंबे थे बहुत, लेकिन फिर भी सुबह नाश्ता किस चीज का करते थे, वो बगल में क्या है कि वो लाई चना भूनते थे, सुबह उनको चना लाई गुड़ का नाश्ता करते, दांत वैसे ही थे उनको। तो वो क्या बोला करते थे कि क्या होता है कि ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो औषधि नहीं है, और ऐसा मुंह से निकला कोई शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी काम का नहीं है। तो मतलब हमें सही पता होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए कि कौन सी औषधि, सभी पेड़ पौधे, लेकिन कौन सी औषधि कौन से उसमें लगेगी, दवा में लगेगी, कौन सी बीमारी में लगेगी, ये पता होना चाहिए। मुंह से निकला शब्द अक्षर, उनको कैसे जोड़ देना है कि मंत्र बन जाए, और आदमी कौन किस काम का है ये परख होनी चाहिए कि कौन से आदमी से हम क्या काम ले सकते हैं, या अपने अंदर कौन सा गुण है उसको पैदा, उसको हम पानी दें, अब बाकी को दबाएं। तो जो गुण है जिसको, उसको पानी देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको खाद दो, पानी दो, तो गुण को बढ़ाओ अपने। और फेल होने से नहीं डरना चाहिए कभी, फेल होने से कि हम ये काम करेंगे। देखिए 5 चीजें मैं आपको बताता हूँ इसमें से। पहली चीज यूथ के लिए रीडिंग, हमें पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, नेट से पढ़ो, रीडिंग, नई नई चीजें पढ़ो, अपना सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जितना सीख सको सीखो। इसके बाद प्रेजेंटेशन, मतलब हम अपने आइडियाज को, अपने अंदर जो आइडिया आ रहे हैं हमको, तो उसको कैसे प्रेजेंट करें, लोगों को कैसे बताएं उस बारे में। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वीडियोज बनाइए, वीडियोज बनाइए, रिकॉर्ड करिए उसको, फिर आपका जो शुभ चिंतक है 2-4 दोस्तों को उनको दिखाइए, और रोज देखिए उसमें कि क्या कमी रह गई, और उस कमी को बढ़ाइए आप रोज। मतलब कि 1% कमी बढ़ेगी तो आप साल भर में कितना आगे पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी कमियों को बढ़ाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, उनको ये बोलिए कि ये नहीं बताना क्या अच्छा, ये बताओ कि क्या कमी है और इसमें क्या गड़बड़ है, मेरी कमियां बताओ। इसके बाद क्या है कि आप नोट्स बनाओ, छोटी छोटी जो आइडिया आ जाते हैं हमारे दिमाग में, कहीं हैं हम रास्ते में, कहीं क्या होता है कभी कभी दिमाग में आइडिया आ जाते हैं, बाद में भूल जाता है, तो उसको तुरंत आप नोट कर लो। उसके बाद क्या है कि नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स जैसे अभी मैं यहाँ लाइव हूँ, ये किसकी ताकत है, नेटवर्क की। अभी राज सर लखनऊ में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, रामबदन सर भोपाल में हैं, और राजेंद्र सर मथुरा में हैं, लेकिन ये क्या नेटवर्क है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि हम लोग जो रिश्तेदारी है जहाँ, वहाँ जाते थे, लोगों से मिलते थे, या जिन लोगों को जानते हैं वहाँ निमंत्रण में गए, मिलते थे। अब ये राज सर जैसे लोगों ने सबको जोड़ दिया, तो नेटवर्क की ताकत है ये, है? नेटवर्क इज योर नेटवर्क, यही हमारी पूंजी है। तो नेटवर्क क्या बड़ा होना चाहिए हमारा, हम जितना लोग जुड़ेंगे हमसे, जितना अच्छा नेटवर्क होगा तो फ्यूचर उतना बढ़िया होगा हमारा। इसके बाद है कि इनिशिएटिव,
इनिशिएटिव मीन्स कि आपके अंदर, हमारे अंदर आइडिया आया, उसको करो, कर डालो, फेल होने से ना डरो। अरे फेल होंगे तो कुछ सीखेंगे, पास हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे, दो ही चीजें होती हैं, या तो पास होंगे या कुछ सीखेंगे। अ फेलर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन, मीन्स कि ये एक इवेंट है, प्रक्रिया है, कोई आदमी फेल नहीं होता, वो किसी आइडिया में फेल हो जाएगा। जैसे स्कूल का समझ लो, हम अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर हम बोले कि सुनील फेल हो गया, अरे सुनील कहाँ फेल हो गया, सुनील ये सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैथ में फेल हो गया, चलो ले लो, हैं, इंग्लिश में फेल हो गया, संस्कृत में फेल हो गया, हिंदी में फेल हो गया, लेकिन सुनील फेल नहीं हो, कुछ और करेगा उसमें पास होगा। तो इसलिए कभी फेल होने से नहीं डरना है अपने को। बहुत बड़ी जिंदगी है, कुछ भी करो, दूसरा आइडियाज लाओ, कुछ दूसरा, किसी बिजनेस में आप फेल हो रहे हो, दूसरा आइडिया लो। पहले बिजनेस में क्या, बिजनेस कोई भी हो, उसके करने के पहले, शुरू करने के पहले ये नहीं देखना हमको कि बाजू वाला ये बिजनेस कर रहा है हम भी करें, वो उसका इतना चल रहा है हम भी कर लें, ऐसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस शुरू करो, कोई भी काम शुरू करो, शुरू करने के पहले प्रॉपर उसकी जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर उसको शुरू करना, तब मजा आता है। कोई भी काम हो, बिजनेस हो या जॉब हो, आप उसको काम का बोझ समझ के नहीं करना, उसको ऐसे करो कि मजा आए, अभी वाकई में मजा आएगा, आप आगे बढ़ोगे। तो मतलब कि ये 5 चीजें इनिशिएटिव, मतलब कि करने का मतलब ये होना चाहिए कि करना है, कर डालो, ये नहीं कि अरे कौन करेगा, ऐसा हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जब तक नहीं करोगे तो बढ़ोगे नहीं है, करने से होगा। करोगे नहीं, कोई चीज शुरुआत ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो इसी तरह क्या होता है, हाँ, एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। तो इस प्रकार से यूथ को क्या है कि अपना गोल बनाना है, इस गोल के हिसाब से अपना एजुकेशन लेना है। एजुकेशन क्या, ये डिग्री बस नहीं कि क्या होता है कि हम रट लिए, पढ़ लिए, डिग्री आ गई, जॉब कर लिए, ये छोटी सोच है, कुछ बड़ा सोचना है। ऐसा सोचो कि हम 10 लोगों को जॉब दें, 20 लोगों को जॉब दें। तो उसमें क्या कि पढ़ाई क्या होता है कि जैसे अभी लॉकडाउन था, पिछले साल लॉकडाउन था, पिछले साल के लॉकडाउन में क्या है कि मैं गांव आ गया था। क्या कि मेरा क्लिनिक है सिमरिया में, रीवा के पास। पहले मैं मुंबई में जॉब करता था, अभी 2-3 साल से यहाँ डाला क्लिनिक। तो यहाँ क्या कि आसपास बहुत सारे गांव हैं, गाँव के लोग आते हैं, आदिवासी एरिया, आदिवासी लोग आते हैं। तो क्या लॉकडाउन हो गया तो पेशेंट बहुत कम आते थे, 1-2 इमरजेंसी वाले आते थे। तो कुछ दिन के लिए गांव आ गया था मैं। अब गांव में क्या था कि उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी, अरहर की कटाई चल रही थी। अब गांव में है तो अब हम सोचे अरे कि हम डॉक्टर आदमी हम वहाँ करते हैं, ये करेंगे। मैं खेत गया, खेत में जो भी काम आया सामने वो किया है, अरहर कटवाई, अरहर गहाई, गेहूं गहाया, सब किया। तो मतलब जो भी सामने काम आए कि शर्माना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम आना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये नहीं आता मैं ये क्यों करूं, ये काम कुछ भी आए सब आना चाहिए। इसके बाद क्या आता है, अभी जैसे अपने समाज में बहुत जगह देखा अभी, हाँ, एक राज सर से एक निवेदन है कि जैसे हम ये ग्रुप बनाया है, तो ऐसे समाज में क्या है कि धीरे धीरे होगा, आप काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर, कि जैसे अभी आरती जी को ब्लड की जरूरत पड़ी थी, अब अचानक ब्लड की जरूरत पड़ गई। वैसे तो मैंने यहाँ हॉस्पिटल में बाहर बहुत लोगों को ब्लड दिलवाया, नहीं मिलता इमरजेंसी में। यहाँ यूनिवर्सिटी है चित्रकूट में, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल्स हैं बहुत सारे, ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत लड़के मिल जाते थे। हॉस्पिटल में बहुत लोग मिल जाते थे, हॉस्टल में वहाँ भी मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वो ब्लड डोनेट करते थे। लेकिन क्या ये लॉकडाउन के कारण सब हॉस्टल बंद हो गए, सब अपने अपने घर चले गए। अब आरती जी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, कई लोगों से संपर्क किया, कई लोग बोले हाँ सर व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपना अपना जिसका जहाँ नेटवर्क था पता किया। तो कई लोग बहाने बनाए, कई लोग क्या बीमारी से भी डर रहे थे उस समय। तो ऐसा करके एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन मैं डिसाइड किया कि शाम को जाऊँगा मैं चित्रकूट, और वहाँ से मरिया में था, और सुबह वहाँ डोनेट करूँगा। अब क्या हुआ कि उसी दिन
उनके भाई आ गए, बहुत अच्छा हुआ कि 2 लोगों ने डोनेट किया ब्लड। तो हमें क्या कि इमरजेंसी में ऐसे एक ग्रुप बनाना है, ब्लड डोनर ग्रुप, कि कहीं भी अपने समाज में कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़े, किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो हमारा हर शहर में उसके सदस्य होने चाहिए, हर सिटी में जहाँ अपना समाज है, और वो सदस्य हेल्प कर सके वहाँ। अभी तुरंत ज़रूरत पड़ गई, हम किसको ढूंढें भाई, कौन तैयार होता है नहीं होता है, वो कल को बोलता है परसों को बोलता है। तो अपना एक ब्लड डोनर ग्रुप होगा तो उसमें क्या है कि हर सिटी में अपने सदस्य होंगे तो वो हेल्प कर सकते हैं ऐसा। और अपने समाज में क्या है कि बच्चों का क्या कि अपना बिजनेस, अपना पुश्तैनी बिजनेस तो है हर जगह, पुश्तैनी बिजनेस करते हैं, कोई कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है। इसके अलावा क्या कि और बहुत सारी लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, हमारे समाज की बहुत उदाहरण हैं अपने समाज में। तो हमें लोगों को और प्रोत्साहित करना है, लोगों को और आगे बढ़ाना है। और जैसे समाज क्या, ये समय ही ऐसा है, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में हर जगह आपने सुना होगा लड़कियों के साथ क्या है कि गलत काम हो जाते हैं और वो अपने ही बीच की लड़कियां हैं, कुछ है रेप वगैरह बड़ी सिटी में, दिल्ली साइड है, कहीं भी तो बहुत होते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, हमारे समाज का क्या, किसी का जो रेप करने वाले हैं या गलत काम करने वाले हैं, लड़कियों को छेड़ने वाले हैं, तो क्या अलग से कोई दूसरे ग्रह से आते हैं कि वो दूसरे एलियन लोग हैं, वो अपने ही समाज के लोग हैं, अपने ही किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कोई भी हैं, अपने ही बीच से हो। अब लड़कियों के लिए तो हम बहुत बंदिशें लगाते हैं कि अब पूछते हैं ना कहाँ गई थी, जैसे कोई वो बता के ही जाती हैं लड़कियां कि मैं ये कॉलेज जा रही हूँ, कि ये सहेली के पास जा रही हूँ, ये यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, और लेट होगा, रात को 8 बजे आऊँगी, 9 बजे आऊँगी। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ये संस्कार होने चाहिए हैं, बता के जाना चाहिए कि हमें भी मतलब कि ध्यान रहे, फिक्र ना हो हैं। और अब तो फ़ोन रहता, मोबाइल रहता, कोई भी कॉल कर लेता है, कुछ दिक्कत होती है कर। लेकिन क्या हम लड़कों के ऊपर ये बंदिश रखते हैं? अगर यही बंदिश लड़कों के ऊपर हो जाए तो ये गलत काम बहुत रुक जाएंगे। कोई लड़कों से पूछता है, अगर वो लेट हो गया तो बहुत कम लोग पूछते हैं कि कहाँ गए थे। दिन में तो घूमते रहे, कॉलेज के बाद खेलने गए, कहाँ, कोई ज़्यादा नहीं पूछता कहाँ गए थे। तो उनसे भी पूछना चाहिए, उनमें भी ये संस्कार डालने चाहिए कि बेटा कहाँ गए थे, इतनी लेट क्यों आए, किसके साथ थे, कैसे दोस्तों के साथ थे। अगर ये बंदिश हो जाए, पूछताछ हो जाए लड़कों से भी, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा समाज बनेगा। और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपने समाज में, क्योंकि ये सोच जो है, मन क्या होता है, मन बहुत चंचल होता है, कहीं भी भागता है, कुछ भी सोचता है। जब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होगी तो ये मन का भागना बंद हो जाएगा। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आध्यात्मिक ट्रेनिंग क्या है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग से क्या होता है, मन को पोषण मिलता है। जैसे मैं बताया ना कि मैं आँखों का इलाज करता हूँ, डॉक्टर क्या है, इलाज करता है, शरीर का इलाज करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन का और आत्मा का भी इलाज होना चाहिए। आत्मा का इलाज, मन का इलाज, तभी अच्छा समाज बनेगा। तो हमें अपने समाज को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, संस्कारित रखना है, जिससे वो आगे बढ़े। पैसा, सिर्फ पैसा कमाना अच्छा नहीं होता कि आगे बढ़ गए, पैसा कमा लिया तो हम आगे बढ़ गए जीवन में, या पैसा कमा लिया तो बड़े हो गए। ऐसा नहीं, पैसा ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत होती, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के साथ साथ बहुत चीज़ें की ज़रूरत होती है हमें। अभी क्या ये कोरोना काल में देखा कितने लोगों के पास पैसा है फिर भी काम नहीं आया है। एक दिल्ली की ही घटना है अभी। हाँ, और एक बात, अगर हमारे भाई बंधु में से कोई दिल्ली से है और किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने पहले भी कई लोगों को बताया था, अगर किसी को प्रॉब्लम है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो मुझसे संपर्क करेंगे। किसी को भी ज़रूरत हो, अपना एक ये बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का है, आप जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं। तो बड़ा बिजनेस और कैलाश खेर फाउंडेशन और
इस्कान, द्वारका, दिल्ली मिल करके एक हॉस्पिटल शुरू किए हैं। वहाँ क्या टोटल फ्री ऑफ कास्ट बेड है, और ऑक्सीजन है, फ्री खाना है, फ्री सब कुछ है वहाँ फ्री। तो अगर किसी को भी वहाँ तकलीफ है, बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं मिल रहा है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत काम हो चुका है, अभी इन कुछ सालों में बहुत काम हुआ अपने समाज में, और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा। नए नए लोग सजेशन देंगे और नए नए काम आएंगे तो अपना समाज बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आगे का समय बहुत टफ होने वाला है। तो हमको समय के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या समय के साथ जो आगे ना बढ़ेगा तो फिर पीछे रह जाएगा। समय नहीं रुकता, किसी का इंतजार नहीं करता, समय तो जाता रहता है। तो ये ब्लड डोनेशन का एक ग्रुप होना चाहिए, और गर्ल्स एजुकेशन में हमें जोर देना चाहिए, गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। हमें बिजनेस तो करना है, बहुत अच्छी बात है बिजनेस करना है बच्चों को, लेकिन इसकी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई करेगा तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। तो हमें गर्ल्स को, बॉयज को, दोनों को पढ़ाई कराना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी व्यवस्था समाज में जिसके पास एक्स्ट्रा है डोनेशन करके, वो जैसे अभी कोरोना काल में बहुत लोगों ने समाज कोष में अपना दान दिया, बहुत लोगों की हेल्प हुई। इसी प्रकार से कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है समाज में, तो उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को आँखों की संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, या किसी को कोई भी तकलीफ है आँखों की, या आँखों की तकलीफ है, इलाज करा रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और इसके अलावा एक चीज़ और, ये आपका आयुष्मान कार्ड बनाना सबके लिए ज़रूरी है समाज में। बहुत लोग क्या कि राजनीतिक पार्टियों के भड़कावे में आके नहीं बनवाए। बहुत लोग अपने दूसरे समाज में, जैसे मैंने अपने गांव आया मैं लॉकडाउन में, तो मैं बहुत लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है गांव में। तो ऐसे अपने समाज में हर लोगों के पास होना चाहिए। कोई उनको भड़काते हैं बहुत लोग, गांव में भी मैंने देखा, क्यों नहीं है आपके पास आयुष्मान कार्ड? अरे फलाने भैया ने बोला है कि इसका कुछ फायदा नहीं है, इसका कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, नहीं हो रहा फायदा, लेकिन कुछ तो होगा ना फायदा। बहुत लोग बोलते हैं अरे उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ मान नहीं है। अरे मान कहीं नहीं है, कहीं तो होगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें जरूरी हैं अपने समाज में। क्या जैसे गांव की जिम्मेदारी होती, गांव के सरपंच की, सचिव की जिम्मेदारी होती कि जो भी शासकीय योजनाएं आती हैं तो उसका लाभ गांव के हर सदस्य को मिलना चाहिए। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। तो अपने समाज में इसी प्रकार से अगर कोई समझदार नहीं है तो बाकी लोग उनको समझा के, या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो भी योजनाएं आती हैं हमें उसके बारे में पता करना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। जिसको जानकारी है वो लाभ ले रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी लाभ ले रहा है, लेकिन जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है तो उसको पता ही नहीं है क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, तो पीछे रह जाता है। अभी क्या होता है कि जैसे अपने पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मोतियाबिंद के आते हैं, या रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, उनका ज़्यादा बड़ी सर्जरी होनी है जिसका 10,000, 20,000, 30,000 ऐसा कुछ पैसा लगना है। अब उसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है। अब मैं ऐसे एरिया में काम करता हूँ, आदिवासी एरिया, बहुत लोगों को देखता हूँ कि गांव में आदिवासी लोग आते हैं, उनके पास कार्ड वगैरह नहीं है। अब उनका इलाज होना 20,000 लगना, बेटा वो कहाँ से लाएगा? या तो फिर वो खेत गिरवी रखेगा, या यहाँ वहाँ से कर्ज लेगा। तो इससे अच्छा है कि हमें ये आयुष्मान कार्ड अगर उसके पास हो जाए था, तो बहुत लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप बना लो, 10-15 दिन में बन जाए तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। 10,000, 20,000 की चीज़ अगर फ्री में हो रही है
तो अच्छा है ना, उसको कर्ज लेने से बच जाएगा, इधर उधर भटकने से बच जाएगा। तो बहुत लोगों को तो उनका काम हो जाता है। तो ऐसे अपने समाज में हर के पास सारे कागज डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कोई भी योजना आती है उसका तुरंत कागज बनवाओ, तुरंत उसका लाभ लो, इधर उधर के भड़कावे में ना पड़ो कि इससे कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। राजनीति अपनी जगह है और ये काम अपनी जगह है। अभी अभी जो ये नहीं देखना कि ये बीजेपी पावर में है, कांग्रेस पावर में है। अरे जो गवर्नमेंट है, जो लाभ दे रही उसको लो ना, बाद में जो होगा तब देखा जाएगा। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो जो योजना लाएगी उसका लाभ लेंगे, अभी जो है उसका लाभ लो। तो ऐसा बहुत सारे, जैसे कॉलोनी है गांवों में, या जिसके पास घर नहीं है उनके लिए कॉलोनी आती है, नगर पालिका क्षेत्र में, सिटी में, गांव में, हर जगह आती है। तो अब किसको नहीं मिला, जो उसका पात्र है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है तो इधर उधर मिले हैं। अपने समाज के जो वहाँ लोग हैं उनसे बात करें, अगर कहीं से नहीं हो रहा है, बहुत जगह होता है घूस मांगते हैं, ये मांगते हैं, तो ये सब उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो इस पे भी ध्यान देना है। योजनाएं, सारी सरकारी योजनाएं मिलने चाहिए अपने समाज के लोगों को। अगर कुछ किसी को जानकारी नहीं है उस बारे में तो आसपास किसी से भी पूछे, हमसे भी जो पता होगा हम भी जानकारी देंगे। हमें नहीं पता होगा हम कहीं से पूछ के जानकारी देंगे। सबको सब चीज़ें नहीं आती हैं, सब नहीं पता होता, तो जो उसका स्पेशलिस्ट होगा हम उससे पूछेंगे, बताएंगे कहीं ना कहीं से पूछ के। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम तो चल रहे हैं अपने समाज में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसमें आगे हैं और लीडरशिप निभा रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। बाकी खाना पीना सोना तो सब कोई करता है, हैं? अब मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिलना मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य का जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन मतलब आप जो स्पिरिचुअल लोग होंगे और विश्वास करते होंगे, उनको पता कि कितनी योनियों, 84 लाख योनियों के बाद भी मनुष्य का जीवन मिलता। तो मनुष्य का जीवन मतलब कि जैसे भय, निद्रा, मैथुन, ये चीज़ें, सोना, अपनी रक्षा करना, डरना, परिवार बढ़ाना, खाना, ये तो जानवर भी करता है। तो हमें मतलब कि इससे कुछ अलग करना नहीं, हमें जानवर में क्या अंतर रहेगा, हैं? तो मतलब कि सबको साथ लेके चलना है। अपने समाज को पहले देखिए, कोई भी चीज़ होती, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या शुरुआत कहाँ से करना है? अपने घर से। अपने घर के लोगों की हेल्प करना है, अपने घर के लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को दूर करना है। उसके बाद हम अगर घर में सब संतुष्ट हैं तो उसके बाद फिर हम पड़ोस को ले सकते हैं कि चलो हमारे पास इस तरह, हम पड़ोस वालों को दें, उनकी हेल्प करें। इसके बाद शहर की, गांव की, ऐसा। तो पहले अपने समाज को देखना है भाई। कुछ भी हमारे पास पावर है या कुछ हमारे पास भगवान ने की कृपा है, हमारे पास इस तरह है, तो पहले समाज की हेल्प करना है, अपने समाज की हेल्प करना है। वो संतुष्ट होकर, जरूरत नहीं होगा, फिर ज़्यादा है तो आगे भी, अगर भगवान की कृपा तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने समाज को देखना है। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी सीधी से हमारे उचेहरा से हैं, उचेहरा माइका है, उत्तरा वर्मा जी, बहुत अच्छा काम सीधी में कर रहे हैं। राहुल भैया उनके बेटे हैं। मैं जब छोटा था तब मिला हूँ, उनके घर गया हूँ। और उनके बड़े भैया हाँ, संदीप भैया रहते थे मुंबई में, शायद बंगलौर चले गए थे, मैं भी आ गया था। तो बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं जिसको जानता हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ, और जिन लोगों के बारे में नहीं जानता, बहुत लोग ऐसे हैं, काम कर रहे हैं। ग्वालियर से भी बहुत लोग हैं, हमारे इंदौर से हैं श्री मूलचंद जी, चंदवंशी जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे फेसबुक में आप सबके, मेरे नहीं, छोटी से छोटी पोस्ट डालो, उनका कमेंट्स मिल जाएगा। क्या इससे लगता होगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उनको मजा आता है ये करने में, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये। छोटा सा पोस्ट पे हम सोचते हैं ना, अरे मेरी पोस्ट लाइक नहीं किया, क्यों मैं लाइक करूं,
और मेरे में कमेंट्स नहीं करते, मैं क्यों कमेंट्स करूं? उनसे कोई मतलब नहीं है। सबकी पोस्ट में उनका कमेंट्स मिलेगा। किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, सबको विश करेंगे वो। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में। ऐसे लोग समाज को मजबूत बनाएंगे और मार्गदर्शन देंगे हम लोगों को। अभी क्या, हम लोग की तो शुरुआत है, हमें अभी कुछ कर नहीं रहे। अभी हम लोग थोड़ा क्या व्यस्तता रहती है। अपने जबलपुर से पारस वर्मा जी हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं इनको ऐसे नियमित रूप से समाज को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। अपने सीधी से दयाशंकर वर्मा जी हैं, उनसे भी मैं बहुत पहले मिला था। उनके पिताजी से श्री रामचंद्र वर्मा जी से मिला था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत लोग हैं, अपना सपोर्ट कर सकते हैं। भरत कचेर जी हैं, एडवोकेट। तो ऐसे लोग समाज के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें तो समाज बहुत मजबूत बनेगा, बहुत आगे तक जाएगा। सतना में हमारे पूरन सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अपने बैकुंठपुर से हैं सुरेश कचेर जी, और अपने अग्निवर्षा वाले मुकेश कचेर जी। और एक हाँ, ये पॉइंट मेरी तरफ से एक सजेशन था। अब क्या कि हम लोग अलग अलग सरनेम लिखते हैं। मैं जैसे तोमर लिखते हैं, हमारे घर में पहले से लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ तोमर लिखता हूँ। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो मुकेश सर का बढ़ावा रहता है, मुकेश कचेर जी का। हम कुछ भी लिखें, कहीं भी रहें, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा ब्रांड होना चाहिए। कचेर ब्रांड होना चाहिए आगे चल के, मतलब कि ऐसा लोग जाने समाज में, तो ब्रांड कचेर ही होना चाहिए। हम कुछ भी लिखें, सरनेम में लिखें, कहीं भी रहें, कैसा भी करें, लेकिन ब्रांड अपना यही होना चाहिए। लोग कचेर से ही जाने हमें। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश कचेर जी को। और मुझे भी पहले इस चीज़ का वो नहीं था, आभास नहीं था, लेकिन कई बार उनका जोर देखा फेसबुक पे, बहुत सारी पोस्ट में वो लिखते हैं, तब मेरे बात समझ में आई कि बहुत सही चीज़ लिख रहे हैं। अगर हम अलग अलग सरनेम लिखेंगे, अलग अलग बटे, अभी तो ये जब से अपना ये अखिल भारतीय कचेर महासभा का निर्माण हुआ, गठन हुआ, तब से हम लोग जुड़े हैं और पता चला है कि यहाँ अपनी समाज है और ये सरनेम लिखते हैं। नहीं, पहले पता ही नहीं चलता था। बस हम लोग का यही रीवा, सीधी, कटनी, बांदा, बबेरू हैं, कहीं पता भी नहीं था कहीं समाज है क्या है। तो अपना जब ब्रांड होगा, अभी कितने लोग जुड़ गए हैं, कितने लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने समाज में तो है, हमें पूरे मतलब कि समाज में बनाना चाहिए कि कचेर समाज भी कुछ है। और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और भगवान इसमें हमारा साथ देंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम लोग। और आप सबको 28 लोग देख रहे हैं। 28 लोग बहुत कम लोग हो, लेकिन जितने भी लोग हैं, एक भी देख रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। 28 लोग हैं जो देख रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद।